प्रिय शिक्षार्थी, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि इस कोरोना महामारी से संघर्ष करते हुए आप लोग अच्छे ही होंगे। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के इस संकट की घड़ी में आप लोगों का सादर अभिवादन है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदुम रांची से, जैसा कि मैं आप लोगों के बीच कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम लेकर उपस्थित हूँ। उसमें यूनिट 4 में मैं आज आप लोगों को पेस्टोलॉजी के बारे में, उसके जीवन दर्शन के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले आप वास्तव में पेस्टोलॉजी जो हैं, एक शिक्षाविद, इनका पूरा नाम जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी, जो 1746 से 1827 तक का जीवन चरित्र कि जब हम बातें करेंगे तो वास्तव में पेस्टोलॉजी एक शिक्षाविद था। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किए हैं और उन्होंने कहा कि जिसने शिक्षा और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को उन्होंने बढ़ावा भी दिया है। जिस क्षेत्र में कुछ विद्वान की बातें हम करते हैं को विचार में उसने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाया, अथवा शिक्षा का जो मनोवैज्ञानिकरण किया वह शिक्षाविद पेस्टोलॉजी ने। और पेस्टोलॉजी के जन्म की बात करते हैं तो ज्यूरिच यानी स्विट्जरलैंड में एक इनका जन्म हुआ था, नाम था ज्यूरिच। और उसके अगर पिता एक चिकित्सक थे। जब वह 5 वर्ष का था, पेस्टोलॉजी ने जब उसकी उम्र 5 वर्ष थी, तब उसके पिता का देहांत हो गया था। पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी माता ने प्रेम पूर्वक उसका पालन पोषण किया, जिससे उसकी धारणा बनी कि घर बालक का प्रथम स्कूल है। कहा कि घर बालक का प्रथम स्कूल है। और माता सर्वोत्तम शिक्षक है। तदुपरांत उसने स्थानीय स्कूल और कॉलेज में शिक्षा पाई। जब उनकी शिक्षा की बातें होती हैं तो अपनी स्थानीय स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की।
शिक्षा में जो उसका प्रयोग था पिस्टलाजी का, उसने कई व्यवसाय किए। उन्होंने वकालत भी की, और राजनीतिक में भी भाग लिया, परंतु सफलता नहीं मिली। तो कहा कि हर क्षेत्रों में वकालत में सफलता उसे प्राप्त नहीं हुई, राजनीति में सफलता भी प्राप्त नहीं हुई, फिर भी वह निराश नहीं हुआ। उसने नींव स्थान पर कृषि कार्य का विकास किया, वहाँ पर शिक्षा प्रयोग आरंभ किया, वहाँ पर वह शिक्षा कृषि कार्य का विकास किया, लेकिन वहाँ पर भी वह शिक्षा आरंभ किया, शिक्षा को वो रोका नहीं। उसने अपने बच्चे जैकोबी के बच्चे का नाम था जैकोबी जैकोबी को स्वयं उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। वह रूसो की पुस्तकों में, कहा कि वह रूसो की पुस्तकों से बहुत ही प्रभावित था, और रूसो की पुस्तकों को देखते हुए वो प्रभावित हुआ, और देश की गरीबी दूर करने का एक प्रमुख साधन अच्छी शिक्षा समझने लगा कि शिक्षा बहुत ही अच्छी है, शिक्षा ग्रहण करके देश की गरीबी को दूर किया जा सकता है। पिस्टलाजी ने इसको आवश्यक समझा, और सन 1796 ईस्वी में वह 20 गरीब बच्चों को लेकर, अमीर बच्चों को नहीं, 1796 ईस्वी में 20 गरीब बच्चों को लेकर उद्योग धंधों के माध्यम से पढ़ाए। वह पढ़ाने लगा और पढ़ाई अपना शुरू कर दिया उद्योग धंधे के माध्यम से। सन 1798 में सरकार ने स्टेंज में शिक्षा का प्रयोग करने के लिए उसे एक विद्यालय में नियुक्त किया। स्टेंज जैसे कि ये है इवा मारिया का नाम होते हैं। यहाँ उसने ज्ञान इंद्रिय प्रशिक्षण और करके सीखने पर बल दिया। उन्हें कहा कि ज्ञान इंद्रिय प्रशिक्षण और करके सीखने पर बल देना चाहिए। करके सीखने से जो शिक्षाएं होती हैं वह अत्यधिक प्रभावशाली होती हैं। तो उसने करके सीखने पर बल दिया, वह अस्थायी होती हैं। ज्ञानेंद्रियों से क्या, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो अपने स्वयं कार्य करेंगे वह आपके लिए अस्थायी होंगी। पिस्टलाजी ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा। फिर वह बर्गडार्फ की स्कूल में, जिसे कहते हैं रैटिक साक्षात्कार के रूप में, उन्होंने एक अध्ययन स्कूल में गया जहां उसने इंद्रिय प्रशिक्षण या प्रक्षेपण विधि, जैसे रैटिक साक्षात्कार, प्रक्षेपण विधि, आगमन विधि पर बल दिया, और उसका
विवरण अपनी कहा, उसका विवरण उसने अपनी पुस्तक हाउ ग्रेट टेटुड टीचर स्पष्ट कहा कि टीचेज और हर चिल्ड्रेन में दिया। धनाभाव के कारण सन 1805 ईस्वी में धनाभाव के कारण 1805 ईस्वी में वह इवरडा चला गया और वहाँ अपनी शिक्षण पद्धतियों पर प्रयोग करता रहा। गरीबी तथा अनुपयुक्त वातावरण के कारण उसे प्रायः असफलता ही हाथ लगी, किंतु उसके शैक्षणिक प्रयोगों की बड़ी ख्याति हुई और दूर दूर से शिक्षाविद उन्हें देखने सुनने आते थे, जिसके कारण उसने एक अध्यापक प्रशिक्षण संस्था की भी व्यवस्था की थी। उसके शिक्षण सिद्धांतों का यूरोप के सभी देशों की शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। उसने अपनी बातों को बहुत ही मार्मिक ढंग से रखा और वे कहा पेस्टर लाजी का शिक्षण क्षेत्र में योगदान क्या है। बात यह आती है कि पेस्टर लाजी का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, तो स्पष्ट उन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ की बाद में हम करते हैं। पेस्टर लाजी ने शिक्षा को संपूर्ण मनुष्य के विकास की क्रिया माना है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया विकास होता है। उसने उसे मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण क्रमिक विकास की संज्ञा दी कि मनुष्य की क्रमिक विकास, क्रम से विकास होता है शिक्षा के द्वारा। और उन्होंने जो स्वाभाविक विकास के संबंध में उसने जो कहा, व्यक्ति का स्वाभाविक विकास के संबंध में पेस्टर लाजी ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपनी ये रखी कि मनुष्य वृक्ष के समान, स्पष्ट कहा कि मनुष्य वृक्ष के समान है। जिस प्रकार वृक्ष पर्यावरण से पोषण सामग्री लेकर स्वतः बढ़ता है, उसी प्रकार बालक की छिपी शक्तियां जीवन में विकसित होती हैं। बालक के अंदर जो छिपी शक्तियां हैं वो जीवन में उसकी विकसित होती हैं। शिक्षक को पर्यावरण प्रस्तुत करने में माली की काम करना चाहिए। कहा शिक्षक एक माली के समान है। जिस तरह माली अपने बगीचे को सींचता संवारता है, उसी तरह शिक्षक एक माली की भांति अपने बालक को संवारता है, क्योंकि वह उसके लिए वृक्ष है,
शिक्षक के लिए वृक्ष है बालक, तो शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि उसको संवारता। दूसरी बात उन्होंने एक चीज और बताई शिक्षा में उसके योगदान क्षेत्र के बारे में। उसने कहा कि शिक्षा में जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं शिक्षा में पेस्टरलाजी की। पेस्टरलाजी ने फर्स्ट उसका जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है नंबर 1, पेस्टरलाजी ने शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण किया। प्रचलित स्कूल के वातावरण, उसने कहा कि प्रचलित स्कूल के वातावरण तथा स्कूलों की कृत्रिम गला घोटने वाली मशीनें बताया। स्कूलों को कृत्रिम गला घोटने वाली मशीनें बताया पेस्टरलाजी ने। उसने बालक के अनुभव की बात कहा, बालक के अनुभव, प्रक्षेपण और स्वतंत्रता पर बड़ा बल दिया था और कहा भी कि ये चीजें स्वतंत्र, बालक को स्वतंत्रता होनी चाहिए। और दूसरी प्रवृत्ति की बात उसने कहा नेक्स्ट, उसने कहा कि इन अनुभवों में भी क्रमशः सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए। सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए। दूसरी बात नेक्स्ट बातें में रखा कि शब्दों के जो पहले पदार्थ आने चाहिए, शब्दों के पहले पदार्थ आने चाहिए, जिसे छात्र को मूर्त से सूक्ष्म विचार की ओर अग्रसर किया जा सके। मूर्त विचार है, फिर सूक्ष्म की ओर अग्रसर किया जा सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। अगली बात उसने और प्रवृत्ति की बात कहा। पेस्टरलाजी ने अपनी प्रवृत्ति में शिक्षा की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति जो है उसमें कहा कि वास्तव में शब्दों की बात तो हम कर दिए, फिर उसने कहा कि अवलोकन तथा इंद्रिय ज्ञान जो है शिक्षा का आधार माना है। अवलोकन और इंद्रिय ज्ञान को उन्होंने शिक्षा का आधार माना है। इंद्रियों से किया गया जो ज्ञान प्राप्त होता है तो वो शिक्षा का आधार माना पेस्टरलाजी। उसकी प्रवृत्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट को बताया कि उसने एक नए शब्द अंशचांग, नए शब्द अंशचांग का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ इंद्रिय अनुभव अथवा सीधा मूर्त अवलोकन है। सीधा मूर्त अवलोकन है। इसका तात्पर्य पदार्थों के अवलोकन से बालक की वाह एवं आंतरिक इंद्रियों पर प्रभाव डालना था। उसने बालक की नेक्स्ट की बातें कहा कि उसने बालक की जो क्रियाशीलता के आधार पर करके सीखने पर बल दिया कि बालक अगर किसी कार्य को करने में क्रियाशील है तो वह किसी कार्य को करके सीख रहा है तो उसके लिए अस्थायी होगा। इसलिए वह करके सीखने पर सबसे अधिक बल देता था पेस्टरलाजी ने कि बालक को स्वतंत्र छोड़िए और करके सीखिए, उसका ज्ञान अस्थायी हो। प्रवृत्ति में एक बात और उन्होंने कहा, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति,
कि शिक्षण अधिगम को वह मूलतः विश्लेषणात्मक रखना चाहता। कहा कि शिक्षण को मूलतः वह विश्लेषणात्मक रखना चाहता था और आगमन विधि का प्रयोग आवश्यक समझा था। निगमन की नहीं, आगमन विधि का प्रयोग आवश्यक समझता था। उन्होंने इस विचार को अभिव्यक्त करते हुए एक प्रवृत्ति और उसने कहा कि नेक्स्ट प्रवृत्ति में कि उसने जो संगठन और सहसंबंध कि संगठन और बालक के बीच जो सहसंबंध पर जोर देते हुए कहा कि मन और शरीर, ज्ञान और छात्र, कितनी अच्छी बातें कहा कि मन और शरीर, ज्ञान और छात्र तथा स्कूल और छात्र में निकट का संबंध स्थापित किया जा। जब तक बालक की प्रवृत्ति नहीं विकसित होती है, जब तक आप मन, शरीर, ज्ञान, छात्र और स्कूल और छात्र में निकट सहसंबंध स्थापित करना उसकी मूल प्रवृत्ति थी। एक प्रवृत्ति उन्होंने और कहा कि शिक्षा में जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि वह विद्यालय में भी परिवार भावना चाहता था कि विद्यालय में शिक्षक छात्र के बीच में एक परिवार भावना की दृष्टि हो, न कि शिक्षक है, लेकिन बालक के साथ एक मित्रत्व व्यवहार होना चाहिए। ये अच्छे शिक्षक के गुण विकसित होते हैं कि अपने छात्र को कभी छात्र न समझे, वो मित्र समझे। इसीलिए पेस्टालाजी ने कहा कि वह विद्यालय में भी परिवार भावना चाहता था। अब बात रह गई पेस्टालाजी तथा पाठ्यक्रम। मतलब पेस्टालाजी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इस बात पर उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा। पेस्टालाजी ने पाठ्यक्रम के जो निम्न विषयों का समावेश किया है, कहा कि पाठ्यक्रम में निम्न विषयों का समावेश होना चाहिए, उस पर भी उन्होंने अध्ययन दिया है और जोर दिया है। और उसने अपनी बातों को रखा, कहा कि जैसे गणित की बातें आती हैं, तीन कि गणित विषय से संबंधित जो गणित विषय को रखा उसने, तो उसने एक बात और कहा कि वास्तव में गणित के शिक्षण के लिए पेस्टालाजी ने एक तालिका की रचना की, जिसे वर्ग के रूप में खंड प्रस्तुत करके तथा उन्हें उद्वर्ग तथा अनुप्रस्थ करके बालकों को सुगमता पूर्वक गणित की शिक्षा दी जा सकती है। वर्ग बनाकर बच्चों को बताएं और उसको हल करते हुए वो चले जाएं। फिर कहा ड्राइंग की बात करी, ड्राइंग के माध्यम से ड्राइंग क्यों रखा भाई पाठ्यक्रम में, तो उसने कहा कि लड़की जैसे पदार्थों के खंडों को जोड़कर पूरा चित्र बनाना सिखाया। छोटे छोटे पदार्थ हैं, उसको जोड़ करके चित्र बना देना, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। फिर कहा उन्होंने ज्यामिति की बात कहा, समकोण, न्यून कोण एवं अधिक कोण आदि सिखाने के लिए कार्डबोर्ड के मॉडल प्रयोग में लाए, इतनी बात स्पष्ट रूप से। फिर कहा प्रकृति निरीक्षण तथा भूगोल की बात दिवाई। अपने पाठ्यक्रम में प्रकृति निरीक्षण और भूगोल को रखा और कहा कि इन विषयों में परीक्षणात्मक विधि अपनाई गई
प्रक्षेपण विधि परीक्षण करके ऐसी विधियों का चयन किया गया, ऐसी विधियों का रखा गया। फिर उन्होंने संगीत रखा, संगीत, और कहा संगीत का प्रशिक्षण भी रोचक ढंग से दिया गया। संगीत का जो प्रशिक्षण हो वो रोचक ढंग से दिया जाए, तब बच्चों को अत्यधिक प्रभावशाली बना सकती है शिक्षा ग्रहण करने। और उसने धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा की बातें रखी कि धर्म की शिक्षा पाठ्यक्रम में रखा जा, नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में रखा जा। धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा का आधार जो उसके लिए ठोस उदाहरण थे कि जिस पाठ्यक्रम में धर्म और नैतिक शिक्षा नहीं है वह पाठ्यक्रम अच्छा नहीं है। पाठ्यक्रम की बातें उन्होंने स्पष्ट, और इस माध्यम से उसने छात्रों को उनके अंतःकरण के अस्तित्व से परिचित कराया कि उसके अंतःकरण के जो अस्तित्व हैं वह उससे परिचित कराया, और कहा कि ये चीज़ें अत्यधिक सामयिक होगी और इस क्रिया में वह सबसे अधिक उत्तम स्थान ग्रहण करेंगे। जैसे अगर विभिन्न स्तरों पर जब हम पाठ्यक्रम की बातें करते हैं तो जैसे फर्स्ट क्रम की बातें करेंगे तो पाठ्यक्रम के विषय की बातें, जैसे प्राकृतिक अध्ययन, मतलब 2 घंटे की समय लेते हैं। हस्तकला के लिए 2 घंटे विभाजन किया उन्होंने, विभिन्न स्तरों पर जो पाठ्यक्रम का विभाजन होता है उसका विभाजन करके बताया। भूगोल के लिए मात्र 2 घंटे, भ्रमण के लिए भी 2 घंटे, मानसिक गणित के लिए वो 6 घंटे की अवधि रखा, और ड्राइंग के लिए 4, पढ़ना तथा भाषा के लिए 6, संगीत के लिए 3 घंटे, धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा, जिन्हें नैतिक शिक्षा पर बल दिया उसे 6 घंटे, और प्राकृतिक इतिहास के लिए 2 घंटे, तकनीकी कार्य के लिए 2 घंटे, गणित के लिए 2 घंटे। कितनी अच्छी अच्छी बातों को विभाजन करके रखा। और ज्यामितीय तथा ड्राइंग के लिए 4 घंटा, भाषा के लिए 4 घंटा, संगीत के लिए 3 घंटा, और ये अपर कक्षाओं की बात बता रहे हैं, और धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा के लिए 9 घंटा अपर कक्षाओं के लिए। तो उसने सब योग में मतलब 33 घंटे की बात, और अपर के लिए 30 घंटे की बात को रखा। जब वह व्यावसायिक शिक्षा की बातें करा कि वास्तव में व्यावसायिक शिक्षा क्या है, पेस्टाल्लाजी ने पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों पर भी बल दिया था कि बालक को व्यवसाय कैसे मिलेगी उस पर वो विशेष ध्यान दिया, और वह अपनी शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को स्थान दिया। ये बात है कि धार्मिक शिक्षा, अभी जो बताए थे कि पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा को भी स्थान होना चाहिए। पाठ्यक्रम के अवलोकन से ये स्पष्ट है कि पेस्टाल्लाजी ने स्कूलों में धार्मिक शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसके विचार में धार्मिक शिक्षा आध्यात्मिक विकास में बहुत योगदान देती है। उसने कहा आध्यात्मिक विकास में बहुत योगदान देती है। और पेस्टाल्लाजी ने बातें आई, पेस्टाल्लाजी का जो आंसंग की बातें करता है कि आंसंग
उसने कहा आर्मस्ट्रांग पेस्टरलाजी द्वारा प्रतिपादित आर्मस्ट्रांग ये सिद्धांत है, उसके द्वारा उनके सिद्धांत का नाम है आर्मस्ट्रांग सिद्धांत, जिसने दिया था पेस्टरलाजी। आर्मस्ट्रांग के सिद्धांत को शिक्षाविदों ने एक क्रांतिकारी सिद्धांत माना है। पेस्टरलाजी ने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था कि यह क्रांतिकारी सिद्धांत है, और पेस्टरलाजी उन गिने चुने शिक्षा शास्त्रियों में से हैं जिन्होंने अपने गहन अनुभव के आधार पर नए शिक्षण सिद्धांतों तथा विधियों का सूत्रपात किया। पेस्टरलाजी के सिद्धांतों तथा विधियों ने शिक्षा में एक प्रकार से क्रांतिकारी लाई। पेस्टरलाजी ने तत्कालीन स्कूलों के वातावरण के बारे में भी लिखा। तत्कालीन स्कूलों के वातावरण के बारे में लिखा। कहा हमारे स्कूल स्वयं ही गला घोटने वाली केवल कृत्रिम मशीनें हैं। उसने कहा कितनी अच्छी बातें लिखा पेस्टरलाजी ने कि हमारे स्कूल स्वयं ही गला घोटने वाली कृत्रिम मशीनें हैं, जिसके द्वारा प्रकृति के दिए हुए अनुभव एवं शक्तियों का विनाश होता है। अनुभव और शक्तियों का विनाश होता है। वही सिद्धांत है आर्मस्ट्रांग इसी के विरुद्ध एक क्रांतिकारी कदम था। आर्मस्ट्रांग सिद्धांत जो एक क्रांतिकारी कदम था, और उसने आर्मस्ट्रांग के अर्थ को भी स्पष्ट किया कि आर्मस्ट्रांग का अर्थ क्या होता है। इसे नाम दे दिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा आर्मस्ट्रांग क्या है, इसलिए वह उसके अर्थ को भी प्रतिपादित किया। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा आर्मस्ट्रांग इंद्रिय अनुभव, आर्मस्ट्रांग को इंद्रिय अनुभव इसका अर्थ बताया कि इंद्रिय अनुभव इंद्रियों से अनुभव कर, अथवा सीधा मूर्त अवलोकन है। इंद्रियों से अनुभव कर लें तो क्या है, सीधा मूर्त अवलोकन है। पेस्टरलाजी ने कितनी अच्छी बातें कहा, और इसका तात्पर्य भी बताया कि पदार्थों के अवलोकन से बालक की वाह तथा आंतरिक इंद्रियों पर प्रभाव डालता है। स्पष्ट कहा कि बालक की वाह तथा आंतरिक दोनों इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है आर्मस्ट्रांग का। और पेस्टरलाजी ने कहा कि ज्ञान स्वयं खोज कर प्राप्त किया जाता है। कहा कितनी अच्छी बातें कहा पेस्टरलाजी ने कि ज्ञान स्वयं खोज कर प्राप्त किया जाता है। ज्ञान कहीं से आता नहीं, ज्ञान को खोज के प्राप्त किया जाता है। वह बहुत लाभकारी होता है। जिस ज्ञान को खोज कर प्राप्त करते हैं वह सबसे अधिक लाभकारी होता है। आंतरिक विवेक का सिद्धांत, आंतरिक विवेक का सिद्धांत ज्ञान प्राप्त करने का प्रत्यक्ष साधन है। प्रत्यक्ष साधन कहा कि जब हम आंतरिक विवेक का सिद्धांत अपनाते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वह प्रत्यक्ष साधन है। और मस्तिष्क के विकास के 3 स्तर तथा आर्मस्ट्रांग इसकी बातें बताया कि जो मस्तिष्क के विकास में 3 स्तर तथा आर्मस्ट्रांग है,
उसको उन्होंने कहा कि प्रोफेसर लाजी की यह धारणा है कि शिक्षण विधि प्रभावी हो सकती है जो कि मस्तिष्क के विकास के अनुरूप हो, मस्तिष्क के विकास के अनुरूप हो। उसने मस्तिष्क की 3 स्पष्ट स्तरों की ओर ध्यान भी दिया और कहा कि मस्तिष्क के जो 3 स्तर हैं उसको स्पष्ट रूप से उन्होंने प्रभावशाली तरीके से अपने ज्ञानों की उत्पत्ति के लिए ये बातें आपके समक्ष रखा भी कि 3 स्तर जो हो सकते हैं। उसने मस्तिष्क से प्रथम स्तर की जब बातें रखा प्रोफेसर लाजी ने कि जो प्रथम स्तर पर इंद्रियों के माध्यम से पदार्थ के प्रतिरूप को ग्रहण करना, इंद्रियों के माध्यम से पदार्थ के प्रतिरूप को ग्रहण करना, परंतु यह जो प्रतिरूप है वो धुंधला तथा अस्पष्ट होता हो, धुंधला तथा अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं अस्पष्ट होता है। और दूसरी बातें वो रखा जो 3 स्तर बताए उन्होंने, मस्तिष्क की विकास के जो दूसरे स्तर हैं, स्तर पर पदार्थ के ये जो प्रतिरूप एक दूसरे से भिन्न होने लगते हैं, इस स्तर पर तब यह प्रतिरूप एक इकाई के रूप में स्पष्ट हो जाता है। कहाँ प्रोफेसर लाजी ने कि यह प्रतिरूप एक इकाई के रूप में स्पष्ट होने लगता है। और तीसरे जो मस्तिष्क के विकास के जो तीसरे स्तर बताएं, उन्होंने कहा कि पदार्थ का वास्तविक ज्ञान हो जाता है जब किसी व्यक्ति को, किसी बालक को पदार्थ का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, सभी प्रतिरूप निश्चित प्रयत्नों में बदल जाते हैं, निश्चित स्वरूप में वह बदल जाते हैं। ऐसी बातें उन्होंने स्पष्ट तरीका से रखा। और उसने एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट रखा कि प्रेम सीखने के लिए, प्रोफेसर लाजी ने रहा कि प्रेम सीखने के लिए प्रेम की बातों से काम नहीं चलेगा। कहा कि प्रेम सीखने के लिए प्रेम से बातों से काम नहीं चलेगा, वास्तव में प्रेम करना होगा, प्रेम सीखना नहीं, प्रेम करना होगा। इसी प्रकार किसी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, किसी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका अनुभव करना होगा। अध्यापक को उत्तरदायित्व है, अध्यापक का जो उत्तरदायित्व है कि वह ऐसे अनुभवों का प्रावधान करे जिनसे छात्र निष्कर्ष अथवा निष्कर्षों तक पहुंच सकें, उसका निष्कर्ष भी कर सकें और उसके निष्कर्ष तक पहुंच भी सकें छात्र। प्रोफेसर लाजी ने यह तो माना कि सभी पदार्थों की संख्या जो है, पदार्थों की संख्या स्वरूप तथा नाम होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर उसने आंशांग का आधार भी संख्या, भाषा तथा नाम को ही माना है। कितनी अच्छी बातें कहा, संख्या, भाषा और नाम को ही उन्होंने आंशांग माना। उसके अनुसार संख्या तथा स्वरूप तो मस्तिष्क है। उसने कहा कि मेरे अनुसार संख्या तथा स्वरूप मेरा मस्तिष्क है और नाम इन तत्वों को छात्र के मस्तिष्क में अधिक स्पष्ट करने के लिए है, छात्र के लिए स्पष्ट करने के लिए है। पदार्थ का
प्रत्यक्ष संपर्क आनसांग के अंतर्गत आता है। यह संपर्क और इंद्रिय हो अथवा दृश्य श्रव्य, चाहे सरल हो अथवा जटिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करके उन्होंने अपनी बातें को रखा। और संक्षेप में करके मैं अपनी लेक्चर को विराम लूँगा। इस संक्षेप में आनसांग का जो अभिप्राय है, समझिए एक लाइन बता दे रहे हैं कि छात्र द्वारा अपने स्वयं प्रयोग छात्र प्राप्त करने से है। ज्ञान वही सार्थक है जो स्वयं के परिश्रम से प्राप्त किया जाए, वही आनसांग है। ज्ञान वही सार्थक है जो स्वयं के परिश्रम से प्राप्त किया जाए, आनसांग है। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अगली वीडियो फिर लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की जय।